हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग के सब फील्ड्स के बारे में पढ़ा था, उसके टॉपिक को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स, या फिर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन लोग इंटरेस्टेड होते हैं और उनका इंटरेस्ट उसमें क्यों होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, वेरियस पार्टीज जो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं वो कौन कौन है। इसमें मेनली दो तरह के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे इनके नाम से पता चलता है, इंटरनल यूजर्स मीन्स जो इंटरनली बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं और एक्सटर्नल मीन्स जो बिजनेस से बाहर के लोग होते हैं। तो इंटरनल यूजर्स में मेनली कौन कौन आते हैं? सबसे पहले तो ओनर्स आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ओनर्स ने जो है बिजनेस में पैसा लगाया होता है और वो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर वो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें ओनर्स। ओनर्स क्या करते हैं, बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उस पैसे को यूज़ कैसे किया जा रहा है, उनसे क्या है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहे हैं, क्या बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है, अच्छी है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस पता लगाने के लिए जो ओनर्स होते हैं वो बिजनेस की जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है या जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उसमें क्या है वो इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो अपने असेट्स को जानना चाहेंगे कि कैसे उनके असेट्स को यूज़ किया जा रहा है। सेकेंडली आ जाता है मैनेजमेंट। देखिए, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट होता है? मैनेजमेंट वो पर्सन होते हैं जो क्या है बिजनेस की रनिंग में हेल्प करते हैं, या बिजनेस की जो स्मूथली रनिंग होती है उसका काम मेनली जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। तो किसी भी बिजनेस को बहुत एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए और बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ को एकदम से परफेक्टली उनको परफॉर्म करने के लिए उन्हें क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है। तो जो भी देखिए, जो बाहर के लोग होंगे वो तो क्या होंगे, उनकी जो इंटरनल वर्क होंगे उन तक तो उनकी पहुंच होती नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट होती है वो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स या जो अंदर की बातें होती हैं किसी भी बिजनेस की या किसी भी कंपनी की, उन सब के बारे में मैनेजमेंट को पता होता है और उन्हीं इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए वो क्या करते हैं, बिजनेस के लिए उन्हें डिसीजन लेना होता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके उसके बारे में उन्हें क्या है, बहुत सारे स्टेप उठाने होते हैं। तो सेकेंडली जो इंटरनल यूजर आ गए हैं वो कौन है हमारा, वो है मैनेजमेंट। और देखिए, सेकंड जो ऑप्शन हमने देखा था कि अदर यूजर्स कौन से, इसमें एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर में मैनेजमेंट को और ओनर्स को छोड़ के बाकी सब आ जाते हैं। जैसे कौन हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, या पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए। पोटेंशियल इन्वेस्टर मींस जो उसी तरह के बिजनेस में एंटर करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, उस तरह का बिजनेस जो करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में। क्रेडिटर्स हो गए। लेंडर्स, लेंडर्स मींस जो क्या है, बिजनेस को उधार पैसा देते हैं या जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं वो लोग हो गए। एम्प्लॉयज़ हो गए, गवर्नमेंट हो गई, ये सब लोग क्या है, बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। अब इन सब का क्या इंटरेस्ट है बिजनेस में, सबको वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के बारे में। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या है, वो बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन होंगी या जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होंगे, बैलेंस शीट वगैरह होंगी, उनको देखकर वो ये जानना चाहेंगे कि अगर वो इस तरह के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या उनका प्रॉफिटेबिलिटी उनकी इंक्रीज होगी, क्या वो प्रॉफिटेबल रहेगा इस तरह के बिजनेस में एंटर करना, कहीं उनका पैसा या उनकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट तो नहीं चली जाएगी। तो सेकेंडली क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अब देखिए, शॉर्ट टर्म का जहाँ पे नाम आ जाता है, शॉर्ट टर्म का मीनिंग होता है बिजनेस में विद इन 1 ईयर पीरियड, ठीक है। जो 1 ईयर का पीरियड होता है, 1 साल का टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर 1 साल से पहले पहले के जिनको हमने पेमेंट करनी होगी वो होंगे हमें हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स कौन हो सकते हैं? जैसे जिन्होंने क्या है, बिजनेस को सामान बेच रखा है, तो उसने तो बिजनेस ने उनको क्या है, कुछ पेमेंट करनी होती है, जिनको हमने 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट करनी है। तो वो ये जानना चाहेंगे कि क्या बिजनेस की पोजीशन ऐसी है कि वो टाइम पे उनकी पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा, इट मीन्स जो बिजनेस, इन सब का भी पता उन्हें कहाँ से लगेगा, बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वहाँ से, क्या वो उनको टाइम पर पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर टाइम पे नहीं करेंगे तो उसके बाद वो कितना टाइम और लेंगे उन सब चीज़ों को पे करने के लिए। तो ये हो गए हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स।
नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने बिजनेस को लोन वगैरह दे रखे होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आ गए, बैंक वगैरह आ गए। और वो इंटरेस्टेड क्यों होंगे? क्योंकि देखिए जब लॉन्ग टर्म उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड करवा रखा होगा बिजनेस को, तो वो क्या चाहेंगे कि जो लोन या लोन वगैरह उन्होंने दिया है, क्या बिजनेस उनके ऊपर इंटरेस्ट टाइम पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर पे टाइम के बाद वो पेमेंट करेगा तो कितना टाइम और वो लेगा, या कितने टाइम तक उनके फंड्स को रोक के रखेगा, कब वो उनको पेमेंट करने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ प्रॉफिट से कैसे रिलेटेड है, कैसे वो इंटरेस्टेड होते हैं बिजनेस की इंफॉर्मेशंस को जानने के लिए। देखिए एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं, अगर बिजनेस अच्छा प्रॉफिट कमाती है, अच्छा काम कर रही है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में उन्हें क्या है, वेजेस अच्छे से मिलेंगी और बोनसेस भी उनको मिलते रहेंगे। और अगर बिजनेस क्या है, अच्छा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो क्या होगा, उन्हें फ्यूचर में वेजेस मिलने में, सैलरी मिलने में क्या हो जाएगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बोनस वगैरह पाने की भी वहाँ से उनके जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। सेकंड आ जाता है टैक्स अथॉरिटी। अब टैक्स अथॉरिटी क्या है, उन्हें भी क्या है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए उन्हें क्या है, बिजनेस की परफॉर्मेंस का पता लगाना होगा। एक्चुअल में बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या वो प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, उनकी गुड्स और सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा सर्विस टैक्स लगता है। तो ये सारी चीज़ों को डिसाइड करने के लिए क्या है, टैक्स अथॉरिटीज़ को उस बिजनेस के अकाउंटिंग को देखना पड़ेगा, उनके अकाउंट्स को वो चेक करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। और गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट होगा, गवर्नमेंट क्या है, जो भी बिजनेस प्रॉफिटेबल होते हैं उनसे रिलेटेड क्या है, वो टैक्स पॉलिसीज उनको बनानी होती हैं कि किस तरह के बिजनेस पर कितना टैक्स लगाया जाए, और क्या है वो, और किस तरह के बिजनेसेस को टैक्स ना लगाकर उनको सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट एजेंसीज भी क्या है, इसीलिए बिजनेस की अकाउंटिंग सिस्टम में इंटरेस्टेड होती हैं। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी में रह के ही अपना काम करता है, ठीक है। तो जब वो सोसाइटी में रहता है, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को वहाँ पे परफॉर्म करता है, तो डेफिनेटली वो किसी न किसी तरीके से सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा, ठीक है। जैसे क्या है, कोई भी प्रोडक्शन करने वाली कोई फैक्ट्री है, वो देखिए वो बहुत सारे जो मीन्स हैं वो सोसाइटी से यूज़ करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि वो ज़्यादा एनवायरनमेंट को गंदा ना करे या पोल्यूशन ना फैलाए, या और भी बहुत सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखे। सोसाइटी में क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवाए एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, तो वो सब भी क्या है, बिजनेस की अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं। पब्लिक भी इसी में आ गया, जैसे मैंने अभी बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट के कितनी अपॉर्चुनिटीज़ वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं या नहीं करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिटर्स। अब जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो दूसरे बिजनेस में क्यों इंटरेस्टेड होंगे, एक तो क्या है, वो ये देखेंगे कि अगर कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है तो वो पता लगाना चाहेंगे कि ऐसी क्या स्ट्रेंथ है इनके पास जिनको यूज़ करके वो क्या करते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और वीकनेसेस का भी वो पता लगाना चाहेंगे, ताकि वो उन वीक पॉइंट्स को यूज़ करके उनसे आगे निकल सके, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो ये थे हमारे क्या है, एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स, जो क्या है अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को वो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट इसमें है कि ये मैनेजमेंट में हेल्पफुल रहती है, बिजनेस को मैनेज करने में ये हेल्प प्रोवाइड करती है, उसको असिस्ट करती है। देखिए अगर बिजनेस को बहुत अच्छे से चलाना है, एफिशिएंट तरीके से चलाना है, तो मैनेजमेंट को हर तरह की इन्फॉर्मेशंस का पता होना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में क्या है, प्लानिंग कर सकें बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए। सेकेंडली वो क्या कर सकें, डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि उनका कौन सी ऐसी पॉइंट है जहाँ पे क्या है उनको और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि क्या है उनसे रिलेटेड वो डिसीजन ले सकें और बिज़नेस को और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बना सकें, और अपने कस्टमर्स के लिए और भी अच्छे प्रोडक्ट्स को वो ऑफर कर सकें।
नेक्स्ट आ जाता है इसमें हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। अब मैंने कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करता है अकाउंटिंग। अब देखिए जो मैनेजमेंट है वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखता है कि किस डिपार्टमेंट में से कितना खर्चा हो रहा है, किस डिपार्टमेंट से कितनी इनकम हो रही है। तो जहाँ पे अगर उन्हें लगेगा कि वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और जिन डिपार्टमेंट में से उन्हें क्या है ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहे हैं, उनको वो और भी ज़्यादा प्रमोट करने की वहाँ पे प्लानिंग बना लेंगे। नेक्स्ट देखिए इसमें आ जाता है जो अकाउंटिंग है और किस चीज़ में काम करती है, वो जो बिजनेस है उसके कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखती है और एक सिस्टम से रिकॉर्ड रखती है। देखिए जैसे जब भी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस में, अब देखिए कोई एक या दो ट्रांजैक्शन तो होती नहीं है बिजनेस की, जिन्हें क्या है वो सिर्फ याद रख के और उनसे कुछ भी डिसीजन ले ले। अब वो क्या करते हैं, डे बाय डे की जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी टाइम के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग उनको रिकॉर्ड करते हैं और उन रिकॉर्डिंग को एक सिस्टम से मेंटेन करते हैं। और उन सब से फिर पता चलता है कि कौन सा बिजनेस जो है वो किस तरीके से वो काम कर रहा है और उन एक्टिविटीज़ को क्या है बिजनेस में फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमें कहाँ से पता चलेगा, जब हम अकाउंटिंग करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और उनसे क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, तभी हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का वहाँ से पता चलेगा कि कोई भी बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या उसको लॉस उठाना पड़ रहा है। तो ये सब भी हमें कहाँ से पता चलेगा, ये अकाउंटिंग से पता चलेगा। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाना। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि कोई भी बिजनेस जो है वो कहाँ स्टैंड करता है, उसकी क्या है, कितनी उसके पास असेट्स हैं, कितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और कितनी उसके पास लाइबिलिटी हैं जो उसको अभी पे करनी बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, जिस भी बिजनेस की क्या है असेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा होंगी तो इट मीन्स क्या है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी। उसके पास किसी टाइम में कितना कैश उसके पास बचा हुआ है, कितना कैश वो यूज़ कर चुका है। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी। अब देखिए अगर हम अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, हर साल के हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सभी चीज़ों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रखेंगे, तभी क्या है हम जो लास्ट ईयर की हमारी कॉस्ट होगी और प्रेजेंट ईयर की कॉस्ट होगी उनको हम कंपेयर कर सकेंगे कि क्या हमारी कॉस्ट पहले से ज़्यादा रही है या कम रही है। और अगर क्या है प्रॉफिट 2 सालों के प्रॉफिट को हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी कंपेयर कर पाएंगे ना अगर हमने उनकी अकाउंटिंग कर रखी होगी। अकाउंटिंग करेंगे तो हम उनको साइड बाय साइड रख के उनको कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर हमने कितनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, उनका क्या नेट रिजल्ट रहा, क्या नेट प्रॉफिट आया था या लॉस आया था। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस शीट की भी मतलब कंपैरिजन करने के लिए, कंपैरिजन तब हम तभी कर पाएंगे ना जब हम अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। हमें 2 या 3 सालों के हमारे सामने डाटा होंगे, इन्फॉर्मेशंस होंगी, तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। और जहाँ पे हमें लगता है कि कंपनी में किसी चीज़ का डाउनफॉल हो रहा है या प्रॉफिट हमारे कम हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या है कंपेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें वीक पॉइंट नज़र आएंगे तो वहाँ उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी का भी हम कब पता कर पाएंगे, जब हमने स्टार्टिंग से लेकर फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है उसका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमने क्या है उसके सभी रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करके रखा होगा, तभी हम क्या है टैक्स लाइबिलिटी को काउंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स में हम इसको एविडेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मान लो कंपनी का या बिजनेस का किसी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, अगर हमने उनकी चीज़ों को या उन ट्रांजैक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड करके रखा होगा, उनके सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होंगे, तो हम क्या है एज अ प्रूफ हम उनको वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की सेल में भी वो हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इफ बिजनेस एंटिटी इज बीइंग सोल्ड, अब बिजनेस को अगर हमने सेल करना है, अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बेचना चाहता है तो मतलब वो उसको उसका प्राइस कैसे फिक्स करेगा कि उसने अपने बिजनेस को कितने में बेचना, वो उसकी प्राइस को कैसे फिक्स कर पाएगा। प्राइस को तभी फिक्स कर पाएंगे जब हमने क्या है अपने सभी अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन कर रखा होगा, क्योंकि वो अकाउंट्स ही बताएंगे जो हमने बना रखे होंगे कि ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। जो बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा उसको सेल करने में इजी रहेगा और वो मतलब हाई वैल्यू में सेल हो सकता है। और अगर क्या है अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया है तो क्या वहाँ से पता चलेगा कि भाई इसमें तो सब कुछ हौच पौच है, तो उस बिज़नेस के
ऑब्वियसली उसके प्राइस जो है वो डाउन चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अब अगर क्या है, बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत है और वो क्या है, और फाइनेंस रेज करना चाहता है, तो उसके लिए भी पहले उससे अपने सारे रिकॉर्ड्स दिखाने होंगे, बैंक में बहुत सारे क्या है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स या जो अपनी जो सेल वगैरह की रिसिप्ट होंगी, या मतलब जो भी उसकी सिचुएशन होगी कंपनी की या बिजनेस की, वो कहाँ से पता चलेगी, उसकी अकाउंटिंग से। अगर अकाउंट्स मेंटेन कर रखे होंगे तभी वो दिखा देंगे कि हाँ इस बिजनेस की इतनी टर्नओवर है तो ये लोन की पेमेंट अच्छे तरीके से कर सकता है। अगर उसने सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं की होंगी तो वो लोन के लिए कैसे प्रूफ देगा कि मेरे बिजनेस की इतनी अर्निंग है और मैं आपके लोन की जो पेमेंट है वो मैं इजीली कर दूंगा या नहीं कर दूंगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्या है, अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत यूज़फुल रहता है। अब पार्टनरशिप में ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, जो पार्टनरशिप का बिजनेस है, देखो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, ठीक है। अगर वो किसी नए पर्सन को एडमिट करते हैं तो वो क्या है, उससे कितना कितना पार्ट उसको लेकर आना चाहिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कोई पुराना पार्टनर वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है या वो रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका भी जो हमें शेयर पे करना होगा उसके सक्सेसर को या उस पार्टनर को, रिटायर्ड पार्टनर को, तो उसके लिए भी क्या करना होगा, जो अकाउंट्स मेंटेन कर रखे होंगे वहां से जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का जो उसका शेयर निकलेगा, गुडविल का उसका जो शेयर होगा, वो सारे उन सब चीज़ों की वैल्यूएशन भी हमें कहाँ से पता चलेगी, जो हमने अकाउंट्स मेंटेन कर रखे होंगे, ठीक है। और साथ में ये क्या हेल्प करता है, फ्रॉड्स को और एरर्स को डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ये वाला पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमने अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए होंगे तो फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर कहीं पे कोई एरर रह भी जाती है, गलती से कुछ छूट जाता है, तो उसका हमें अकाउंट्स अगर हमने मेंटेन कर रखे होंगे अच्छे से तो उसका हमें वहाँ पे पता चल जाएगा। अब देखिए, जब इतनी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं और इतना यूज़फुल है अकाउंटिंग, तो ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी इसकी कुछ न कुछ होंगी, क्योंकि हर चीज़ की जहाँ इतनी सारी क्वालिटीज़ होती हैं उनकी कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं। तो अब देखिए इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की। सबसे पहले तो ये है कि अकाउंट जो मेंटेन करता है वो ह्यूमन बीइंग मेंटेन करता है। अकाउंटेंट होता है जो, या क्लर्क होता है, वो कौन होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है। और ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है कि वो अपनी पसंद और नापसंद हर जगह पे वो मतलब इम्प्लीमेंट किए बिना रह ही नहीं सकता। तो उसकी जो पर्सनल जजमेंट होगी वो क्या होगी, अकाउंट्स को अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे हमने कोई मशीनरी खरीद रखी है, ठीक है, उस पर हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अब डेप्रिसिएशन तो चार्ज हम कर लेंगे, लेकिन क्या है, ये डिसाइड कौन करेगा कि हमें किस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है। अब एक अकाउंटेंट हो सकता है कि उसी असेट पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगा ले, हर साल जैसे 10 लाख की मशीनरी है, हर साल वो 1-1 लाख उसको डेप्रिशिएट करता चला जाए। और सेकेंडली ये भी हो सकता है कि दूसरा अकाउंटेंट उसी को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से वो उस पर डेप्रिशिएशन लगा दे कि जितनी वैल्यू बच जाएगी, 1 साल डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है, उस वैल्यू को असेट में से घटा दिया, फिर जो बची हुई वैल्यू है फिर उसके ऊपर लगा दिया। इस तरह से क्या हो जाएगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो ये क्या, पर्सनल बायसनेस आ जाती है यहाँ पे। जो पर्सनल जजमेंट होती है वो क्या करती है, अकाउंटिंग को या अकाउंटिंग के जो रिकॉर्ड्स हम बनाते हैं उसको वो अफेक्ट करती है। सेकेंडली इसका जो आ जाती है लिमिटेशन, वो है अकाउंटिंग जो होती है वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड होती है। अब देखिए कुछ कन्वेंशन ऐसी हैं जो क्या है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड होती हैं। अब देखिए उनमें क्या है, वो रियल वैल्यू को डिस्क्लोज नहीं कर पाते। अब हम एक सिंपल सा एग्जांपल इसका ले लेते हैं असेट्स का, ठीक है। मान लो हमने कोई असेट खरीदी है, वो 1 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है। अब वो हमें हो सकता है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन हम क्या मानेंगे उसको, जिस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हमने उसको खरीदा होगा हम बैलेंस शीट में हमेशा उसको ही दिखाते रहेंगे। लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि मार्केट में उसकी वैल्यू अब उससे कहीं ज़्यादा हो। आप सिंपल सा एग्जांपल लो इसका, जैसे गोल्ड है, हम अपने घर में ही है, जैसे हमारे पास गोल्ड है, कोई हमने ऑर्नामेंट खरीद रखे हैं गोल्ड के, ठीक है। जब हमने मान लो 10-15 साल पहले खरीदा था, तो हो सकता है 10,000 का 10 ग्राम हमने उस टाइम खरीदा हो, ठीक है। हमने अपनी बुक्स में उसको सिर्फ 10,000 का ही रिकॉर्ड करके रखा है अभी तक। लेकिन अगर हम उसको प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करेंगे तो आज आप देखो कि गोल्ड की क्या वैल्यू है। तो
तो मतलब उससे वो तो 5-10 गुना 20 गुना ज़्यादा वैल्यू हो गई होगी उसकी। तो ये क्या है, जो अकाउंटिंग है वो कॉन्सेप्ट्स पे और कन्वेंशंस पे डिपेंड करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कई बार जो हमारी इनकम है या जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अंडर एस्टिमेट करके या फिर ओवर एस्टिमेट करके भी वो दिखा देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशंस। कई बार क्या होता है, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करती। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या है, अकाउंटिंग में जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं वो सिर्फ मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें फाइनेंशियल नेचर की होंगी हम सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, जैसे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, अगर मैनेजमेंट ज़्यादा एफिशिएंट है, अब मैनेजर की एफिशिएंसी को हम पैसों में तो नहीं उसको माप सकते कि ये मैनेजर की एफिशिएंसी जो है वो 50,000 रुपीज़ की है, ऐसा तो उसको नहीं कर सकते हम। जो सिर्फ क्या है, जो बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम इसमें नहीं माप सकते। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें क्या है, जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, सिर्फ जो मॉनेटरी टर्म की चीज़ें हैं सिर्फ उनको ही हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट इसकी जो लिमिटेशन आ जाती है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दिया है कि जो लैंड या बिल्डिंग या कुछ भी प्रॉपर्टी हमने बहुत टाइम पहले खरीदी होगी वो क्या होगी, कम वैल्यू पे होगी, और अगर उसको प्रेजेंट में हम देखें तो एक्चुअल में हो सकता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो। नेक्स्ट देखिए, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब देखिए विंडो ड्रेसिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। विंडो का मीनिंग आप समझते हो ना, क्या होता है कि खिड़की से या बाहर से दूर से देखना। ठीक है, विंडो का मतलब ही होता है कि दूर से किसी चीज़ को देखना, और ड्रेसिंग मीन्स किसी को एकदम अच्छे से ड्रेसअप करके रखना। अब क्या हो सकता है कि जैसे जो हमने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं वो क्या है, सिर्फ दिखने में अच्छे लग रहे हैं कि हाँ भी इनको उनको बिल्कुल कंसील करके उनको प्रेजेंट कर दिया गया हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो अकाउंट ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते। जैसे कई बार क्या है, असेट्स की वैल्यू को ज़्यादा लगा देते हैं बिजनेस की पोजीशन को अच्छी दिखाने के लिए। ठीक है, सेल्स को कंपेयर ना करके क्या दिखा देंगे, अमाउंट्स में दिखा देंगे कि पिछले साल हमने जो सेल की थी वो 10 लाख की थी और इस बार की है 15 लाख की है। वो हो सकता है कि वो उस चीज़ के प्राइस ही बढ़ गए हों। ठीक है ना, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उन्होंने 1.5 गुना सेल कर दी है या डबल कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, विंडो ड्रेसिंग भी क्या है, अफेक्ट करती है। ये भी क्या है, अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अब देखिए जो फ्यूचर है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन जो हम एस्टिमेट लगाते हैं किसी भी चीज़ का, वो हम क्या करते हैं, जो पास्ट की इन्फॉर्मेशंस हैं उनके ऊपर उनको बेस मानकर हम उनको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फोरकास्ट करना सुटेबल नहीं रहता, क्योंकि पास्ट में सिचुएशन कुछ और थी और फ्यूचर में सिचुएशन कुछ और होने वाली है, या जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है, लोगों के टेस्ट चेंज हो जाते हैं, डिमांड चेंज हो जाती है चीज़ों की। तो यहाँ पे फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हिस्टोरिकल बेस्ड जो चीज़ें हैं, हिस्ट्री पे बेस्ड जो चीज़ें हैं उनको लेकर अगर हम फोरकास्ट करते हैं तब तो वो उनके सही प्रूफ होने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।